अमर्ता प्रीतम से ज़्यादा हसीन मंजर नगारी और अफसानवियत, अब्दुल्ला हुसैन से ज़्यादा खूबसूरत तरीके में बयान की गई हुई तारीख़ और रज़िया भट्ट का से ज़्यादा रोमांस अगर आप इकट्ठे कर लें तो फिर वो जो किताब बनती है उसका नाम है आखिर शब के हम सफ़र बाय कुरतुल लैन हैदर। इस कदर खूबसूरत किताब, इस कदर खूबसूरत और दिलचस्प किताब कि मैंने कल ख़त्म की है और मैं अभी तक इस लम्हे तक एक दिन बाद तक उसी के ट्रांस में हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी में और उस किताब में फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है मैं चलते फिरते उस किताब के अंदर जी रही हूँ या वो किताब मेरे अंदर जी रही है। इतनी खूबसूरत, इस कदर तासुर अंगेज़, इस कदर बेहतरीन किताब कि आपको सिर्फ ये एक किताब आपका एक्सपोजर, आपका की सोच, आपके आइडियाज़ को इस कदर जिला बख्शती है, इस कदर आपको इल्म दे देती है। ये शायद बहुत सारी आपको किताबें पढ़नी पड़ें फिर जाके आपको ये बातें समझ आए। अगर ये किताब शुरू में ख़ासी मुश्किल सी लगती है क्योंकि उसकी लैंग्वेज में हिंदी और बंगला और उस ज़माने की जितनी भी ज़ुबानें थी या इंडिया में जितनी भी उस टाइम ज़ुबानें बोली जा रही थी मुत्तहदा इंडिया में, उनमें बहुत सारी ज़ुबानों की वोकैबलरी उसमें मौजूद है। फिर वो रेफरेंसेस जो हमारी नस्ल को, जिन लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने, हमें स्कूलों कॉलेजों में जो हिस्ट्री, वही वाली हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, हमें ये वाली चीज़ें नहीं बताई जाती, हमारे स्कूलों कॉलेजों में भी हमें कोई नहीं बताता, खुद उनको भी नहीं पता होती। तो ये एक तो वोकैबलरी वहाँ इस तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस की मिक्स की हुई थी, इस वजह से शुरू में बहुत मसला हो रहा था। उसके बाद जो वहाँ के मकामात, वहाँ के जो लोकेशंस आ रही थी उनका भी समझ नहीं आ रही थी। ज़ाहिर सी बात है, हमारी नस्ल में ढाका और मशरक़ी पाकिस्तान और मुत्तहदा हिंदुस्तान और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने तो नहीं देखी। हमें तो हिस्ट्री में बताई जानी गई चाहिए थी, लेकिन ना हमें नहीं बताई गई, हमने देखी भी नहीं, हमें पता भी नहीं। तो हमने सिर्फ उर्दू पढ़ी है, हमें बंगला ज़बान के अल्फाज भी नहीं पता, हमें हिंदी के भी कुछ अल्फाज जो लोग मूवीज़ देखते हैं उनको पता होता है। तो इसलिए शुरू में ये मसला था, लेकिन ये मसला मुझे विकीपीडिया से और गूगल से ये मेरा मसला बहुत अच्छी तरह से हल हो गया। विकीपीडिया पे मैंने सुंदरबन का जंगल भी देखा और वो इतना खूबसूरत जंगल और वो इतना खूबसूरत ढाका के मनाज़र मैंने देखे और मुझे इतना अफसोस हुआ कि हमारे पास क्या क्या कुछ था, लेकिन हम लोग उन चीज़ों को संभाल नहीं सके, हम लोग उन चीज़ों की कदर नहीं कर सके। अल्लाह ने हमें क्या क्या कुछ दिया था। तो विकीपीडिया और गूगल से बहुत सारी चीज़ों को समझने में मुझे मदद मिली। और जब स्टार्ट के आप 100-150 सफ़ात पढ़ लेते हैं, फिर उसके आगे आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। फिर आप आराम से पढ़ते चले जाते हैं और जब आप इसको ख़त्म करते हैं तो इस नावल को आप उस ट्रांस में आए हुए होते हैं, आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं कि फिर वो किताब ख़त्म करने के बाद भी वो किताब आपके अंदर सांसें भर रही होती है। एग्जैक्टली इसी तरह आई एम फीलिंग एग्जैक्टली लाइक दैट। शुरू में मुझे ये लगा था कि शायद इसका पीछे वही मशहूर ज़माना थीम है जो हमारे यहाँ अक्सर नावल्स और मूवीज़ में होता है, सुपर हिट किस्म की नावल्स और मूवीज़ में, कि आपके पीछे एक गार्जियन एंजल बैठा है जो हर मुश्किल में आपको की मदद कर रहा है, आपको कमांड्स दे रहा है। जैसे मनी हाइस्ट में भी हमने देखा और जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में, और इस तरह बहुत सारी जो शोहरा फा किस्म के नावल और ड्रामे और मूवीज़ होती हैं उनमें ये थीम होता है। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था एग्जैक्टली। शुरू में एक्चुअली जो चीज़ नज़र आती है कहानी के आखिर तक वो हर चीज़ बदल जाती है, हर चीज़। और आई कैन से कि ये जो नावल है इट इज़ एग्जैक्टली लाइक द लाइफ, जो हमारे असल ज़िंदगी है, जो हमारी रियल ज़िंदगी है, जो हम अपने आसपास देखते हैं, जहाँ पे अपीयरेंस और रियलिटी में फ़र्क होता है, जहाँ ख्वाबों में और मंजिल में फ़र्क होता है, जहाँ आपके सोच में और आपके अमल में फ़र्क होता है। तो ये इस तरह की है और इसमें आपको ज़िंदगी नज़र आती है, इसमें आपको किसी किस्म की फैंटेसी नज़र नहीं आती। चीज़ें जिस तरह से दिखाई दे रही होती हैं वो एक्चुअली वैसी होती नहीं हैं, बाद में जाकर वो किसी और रंग में, किसी और अंदाज में ज़ाहिर होती हैं। एक चीज़ जो मैंने इसमें से समझी वो ये थी कि मुझे जो लगा कि जो राइटर कहना चाहती है वो यही, और मुझे इस राइटर के इस थीम ने बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट भी किया, मेरी रियलाइजेशन में इजाफा भी किया। मैंने इस चीज़ को मुझे समझ भी आई ये चीज़
कि ज़िंदगी में आइडियाज़ पर चलना और उन आइडियाज़ पर स्टैंड करना बहुत आसान नहीं होता, और इनकलाब और तहरीक और आज़ादियों की जंगें लड़ने वाले अक्सर उसके अंजाम तक नहीं पहुंच सकते। और इसके अलावा सबसे अहम बात जो नावल के आखिर तक जाके राइटर बहुत अच्छी तरह से वाज़े करती है वो ये कि इनकलाब हों, तहरीकें हों, कोई भी आइडियोलॉजी हो, कोई भी मूवमेंट चल रही हो, उससे आम आवाम को हमेशा नुकसान ही होता है। आम आवाम की ज़िंदगी में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक आप समझे कि बड़ी पिक्चर होती है, ये बड़े लोगों का खेल होता है, और इससे फ़र्क अगर किसी की ज़िंदगियों में पड़ता है तो उन्हीं की ज़िंदगियों में पड़ता है। आम इंसान की ज़िंदगियों में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आइडियोलॉजीज़ के लिए लड़ने वाले इंसान खुद एक वक्त आता है कि वो हार जाते हैं, या वो खुद उस आइडियोलॉजी से निकल कर उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जिसके वो ख़िलाफ़ वो लड़ते रहते हैं। ये बहुत ही मुश्किल थी बात समझना जब ऐसी हालत में, जब हमारे यहाँ, हमारे रीजन में, हमारे एशिया में, हमारे क्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हर तरफ हमारे यहाँ इनकलाब की बड़ी बात की जाती है, हमारे यहाँ मूवमेंट्स की, तहरीकों की बड़ी बात की जाती है। ये चीज़ बहुत बिकती है हमारे यहाँ। तो वहाँ पे ये समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि इन इनकलाबों से और इन तहरीकों से आम इंसान को कोई फ़ायदा नहीं होता। आम इंसान सिर्फ आग में जलाई जाने वाली लकड़ियों की तरह इस्तेमाल होता है। आग जलाने के लिए, भड़काने के लिए वो इस्तेमाल होता है, वो जल जाता है, लेकिन उसकी तकदीर नहीं बदलती। एक और बात, एक बहुत ही अहम बात जो इसको पढ़ के मैंने ये सोची वो ये थी कि अब देखिए हमारे बरे सगीर में, अच्छा ये जो किताब है ना, ये कम से कम पिछली 2 या 3 सदियों के हालात को कवर करती है। ये पिछले 2-3 सदियों के हालात के बारे में बात करती है, उसी के बारे में हमें सारा कुछ बताती है। तो इसको, और आप ये देखिए कि हमें पिछली 2-3 सदियों की मेजॉरिटी को, हम मेजॉरिटी लोगों को पिछली 2-3 सदियों की मेजर तारीख नहीं पता। हमें बहुत ही लिमिटेड सी बातें पता होती हैं जो हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे ने हमें बताई हैं। तो यहाँ इस किताब में आपको वो सारी बातें जाननी पड़ती हैं। आप अगर वो नावल पढ़ना चाहते हैं तो आपको वो सारी बातें समझनी पड़ती हैं, ठीक है। और उसके बाद मुझे ये बात समझ आती है कि इस रीजन पे, जहाँ पे अंग्रेज़ या ब्रिटिश एम्पायर यही 70-80 साल पहले जिस पे वो हुक्मरानी करती थी, और हमारी इस रीजन में जहाँ पे हमारे बीच एक डिवीज़न का बीज बोया गया, हमें डिवीज़न सिखाई गई, और उस डिवीज़न की बेस पर हम लोग एक ताकत से, एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान से, उस वक्त माने में कितनी कौमें थी उस एक रीजन के अंदर, उन्हें डिवाइड किया गया, उन्हें उनके अंदर वो डिवीज़न का बीज बोया गया। और उसका रिज़ल्ट ये है कि आप ये देखिए कि हम सरहदें, हम मज़हब की बेस पर, हम कौमियत की बेस पे सरहदें बदल लेने के बावजूद, हम ज़ुबानों की बेस पे सरहदें बदल लेने के बावजूद आज तक उस डिवीज़न का, उस बीज का जो हमारे अंदर बीज बोया गया था, आज तक हम उसका हल नहीं कर सके। वो आज तक फैल रहा है, वो आज तक एक बड़े दरख्त की तरह फैलता चला जा रहा है और हमारी जड़ें काट रहा है, और हम हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद डिवाइड हुए जा रहे हैं। जो हमारे मुल्क उस वक्त डिवीज़न के नतीजे में हासिल हुए, उनमें से हम मज़ीद मुल्क, हमें हर वक्त ये ख़तरा है कि अब उनमें से मज़ीद रियासतें निकलेंगी। हर मुल्क के अंदर खाना जंगी वाली सूरत हाल है, हर मुल्क के अंदर ज़ुबान और किसी डिफरेंट किस्म के तासुबात की वजह से फसादात बरपा हैं। तो वो जो डिवीज़न का सबक हमें पढ़ाया गया था वो आज तक हम पढ़ रहे हैं, और आज तक हम इतने तकसीम हो रहे हैं कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम किस कदर कमज़ोर हो रहे हैं। अमेरिका में, कनाडा में, बरतानिया में, यूरोप में, एक रियासत में हज़ार कौमियत के लोग रहते हैं। इवन गल्फ़ में, आप गल्फ़ की बात करें, मशरिक़ वस्ता की बात करें, वहाँ पे हज़ार कौमियतें मिल के रहती हैं, और वहाँ पे मुकम्मल सुकून के साथ हर कौम, हर इलाके की कौम सुकून के साथ रहती है। लेकिन हमारा ख़ित्ता ख़ास तौर पर हमें जो ये सबक पढ़ाया गया है पिछली 2-3 सदियों में,
वो इस कदर हमारी जड़ों में बो दिया गया है कि जहाँ पूरा यूरोप एक वीज़े पे आप घूम सकते हैं, जहाँ पूरे यूरोप में एक करेंसी इस्तेमाल होती है, वहाँ पे हमारे मुल्कों के अंदर, हमारे सूबों के अंदर, हमारे इलाकों के अंदर हम छोटे छोटे आइडियाज़ की बेस पर तकसीम हो चुके हैं और हम आज तक ये चीज़ समझ नहीं सके। हम लोग पता नहीं कमज़ोर थे या हम वाकई अंग्रेज़ों के कहने के मुताबिक कम अकल और कम शऊर थे, या हमें तालीम नहीं थी, या हमें ये चीज़ें, हम किसी ना किसी तरह कोई ना कोई कमज़ोरी तो हमारे अंदर थी जिसकी वजह से आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। हम अलग रियासतें लेकर भी, हम अलग मज़हब और कौमियत और किसी भी बेस पर अपने अलग मुल्क बनाकर भी हम उस डिवीज़न को, हम अपने आप को अमन में नहीं कर सके, हम साथ रहना नहीं सीख सके, हम अपने मुल्कों के अंदर भी एक दूसरे के साथ रहना नहीं सीख सके, क्योंकि वो जो डिवीज़न का बीज हमारे अंदर बोया गया था वो आज तक परवान चढ़ रहा है और उसको कभी भी किसी ने उखाड़ने की कोशिश नहीं की। कहानी इस किताब की ये है कि कोई सदी पहले ढाका में कुछ मुसलमान नौजवानों का एक गिरोह, जिसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी शामिल हैं, मिलजुल कर अंग्रेज़ों से ग़ुलामी की एक जिद्दोजहद कर रहे हैं। उस जिद्दोजहद का नतीजा क्या निकलता है? 1971 के बाद तक उनकी इस कोशिशों, तहरीक और उनकी तमाम तर कार्रवाइयों और जद्दोजहद के नतीजे में उनके हाथ में क्या आता है, उनका हासिल क्या रहता है, यही इस पूरे नावल का मौजू है।